हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका जो है पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस क्लास की बात कर रहे हैं वो बीए पार्ट सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस और पेपर है आपका सेकेंड, अर्थात कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, अर्थात तुलनात्मक शासन और राजनीति। देखिए जो है मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो है बहुत सारे यूनिट का जो है मैंने डिस्कशन भी किया, आपको काफी जानकारी भी दी। तो हमने जो है आपके इस पेपर सेकेंड के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट के बारे में जो है जैसे सरकार जैसे पहले शुरुआत होती है कि तुलनात्मक शासन का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, या जो है संविधान से आप क्या समझते हैं, या जो है मार्क्सवादी अवधारणा के आधार पर जो है संविधानों का वर्णन कीजिए, या जो है विभिन्न देशों की, जैसे हम इस तुलनात्मक शासन और राजनीति के अंतर्गत 5 देशों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या स्विट्जरलैंड हो या जो है चीन हो, फ्रांस हो, ये सभी देशों का जो है हमने उसके संविधान की विशेषताओं के बारे में ऐसे मैंने इंग्लैंड के बारे में बताया, उसके बाद अमेरिका के बारे में बताया। अब जो है नेक्स्ट तो अपना इस संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत अर्थात सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर हमें 5 देशों के तुलनात्मक अर्थात 5 देशों के संविधानों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जब तक हम उस देश के संविधान की विशेषता सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर अध्ययन नहीं करेंगे तो अन्य जो हमारे जो विषय है एक तुलनात्मक शासन पद्धति के अकॉर्डिंग या सरकारों के अध्ययन के संबंधित, तो हमें जानकारी इन विशेषताओं के माध्यम से ही मिल सकती है। तो मैंने 2 देशों के बारे में, इंग्लैंड के संविधान की विशेषता, अमेरिकी संविधान की विशेषता, अब जो है नेक्स्ट जो मैं जिसके बारे में जो डिस्कशन करना चाहता हूँ वह है फ्रांस के संविधान की विशेषता। देखिए ये सबसे कई बार जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और 100% एक क्वेश्चन आपका जो बड़ा जरूर होता है कि भाई सामाजिक आर्थिक आधार पर फ्रांस के संविधान की विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए, या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस के संविधान की कोई 2 विशेषता बताइए, या 5 नंबर का भी आ सकता है। तो इसलिए जो है ये हमें पहले इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। देखिए फ्रांस के संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर हम उसका सामाजिक स्ट्रक्चर देखते हैं या आर्थिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्रांस के संविधान में जो है या फ्रांस की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। कहीं जो है गणराज्यों की स्थापना हुई, कहीं जो है वंश की जो है वंशों का उदय हुआ है, और कई बार जो है सबसे अधिक जो उथल पुथल हुआ है सामाजिक, आर्थिक या जो है राजनीतिक तौर पे वो फ्रांस के अंदर हुआ है। इसलिए जो फ्रांस का जो स्थिति है वो जो है इन्होंने हर विश्व के जो जितनी भी घटनाक्रम है वो उस घटनाक्रम को जानकर भांपकर इन्होंने जो है एक अलग प्रकार का जो है विश्व को संदेश दिया। उसका मूल कारण है जैसे पहले जो आया राजतंत्र आया, उसके बाद जो है कुलीन तंत्र आया, फिर उसके बाद जो है गणतंत्र की बात कर रहा हूँ या गणतंत्र या गणराज्य की बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें आप फ्रांस में ही देख सकते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर हम ये कहते हैं जब लुई वंश का जो बात आती है तो उसमें एक ऐसा कहता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ही दैत्य हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी आदेश की पालना करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार का निरंकुश या तानाशाही या आटाताई का शासन हो जाता है, और ऐसी स्थिति में फ्रांस का समाज अपना आप एक बहुत बड़े दार्शनिक के तौर पे, यानी वो एक ऐसे वर्ग है जो तृतीय स्टेट आता है, और यानी वहां पर 3 समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आता था, जैसे धार्मिक तंत्र के रूप में पोप आदि बिशप जो भी हो। उसके बाद जो द्वितीय की बात आती है तो राजतंत्र, राजा सम्राट की बात आती है। तो इन दोनों वर्ग ने क्या कर दिया कि तृतीय स्टेट यानी तृतीय वर्ग को इतना दबा दिया था, इतना जो है इन्होंने परेशान कर दिया था, चाहे आर्थिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे भी, जो उनको हर तरफ से उनके अधिकारों से क्या कर दिया था, नजरअंदाज कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में इस वर्ग ने क्या कर दिया, बिगुल दिया एक बड़े लेवल में। वैसे क्रांति अकस्मात होती नहीं है, उसके पीछे क्या होता है, कई वर्षों की धड़कती हुई ज्वाला होती है, तब वो जो क्रांति का जो है भाप या इस प्रकार का उदय होता है। तो फ्रांस में भी यही हुआ कि 1789 के अंतर्गत एक बहुत बड़े पैमाने के रूप में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जो विश्व के लिए ऐतिहासिक भी थी और अपना आप में योगदान कार्य के रूप में भी हम
उस क्रांति को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसी क्रांति के माध्यम से विश्व को जो है इस प्रकार का जो संदेश मिला, इस प्रकार का राइट मिला, और वो राइट जो है राजतंत्र का स्थापना हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। और इसी गणतंत्र के आधार पर हमें तीन बातें मिली, समानता के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में और बंधुत्व या जस्टिफाइड न्याय के रूप में जो हम उसको देख सकते हैं। और वही तीनों बातें जो है हर देश के संविधान में उसको प्रस्तावना के रूप में जोड़ दिया गया, यानी वही मूल विषय बन गया। भारत के राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट में भी इस प्रकार की बातें आती है, अमेरिकी संविधान में तो उसको जो है मूल दस्तावेज माना है, ठीक है। जैसे जॉन लॉक ने जो 3 अधिकार दिए थे, जो संपत्ति का अधिकार है, या समानता का अधिकार है, या स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी जीवन रक्षा का अधिकार है, वो उसी आधार पर इन्होंने फ्रांस की जो 3 अधिकार की जो बातें आई, फ्रांस के जो समाज को मिला, राइट मिला, और सारे अधिकार जो है राजतंत्र से गणतंत्र के रूप में हो गया, अर्थात राजा का खात्मा हो गया, और सारा जो है जनता के प्रतिनिधि के रूप में सरकार का उदय हो गया, नागरिकों के अधिकारों के रूप में या नागरिकों की सरकार के रूप में जब गठन हो जाता है। और वो गठन हुआ 4 अक्टूबर 1758 के रूप में, अर्थात पहली बार जो संविधान का जो गठन किया गया वो है 4 अक्टूबर 1758 के रूप में। वैसे मैंने जब लुई वंश की बात आती है, बुर्बो वंश की भी आ जाती है, उसके बाद जो है नेपोलियन युग का गठन हो जाता है। नेपोलियन ने ही, वैसे फ्रांस में 2 क्रांति हुई, 1789, उसके बाद 1848 के रूप में। मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसी भी देश के संविधान की विशेषता का हम अध्ययन करते हैं तो पहले 2 बातें आती है, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे। तो हमें जो इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मैं इसी बात को फोकस करते हुए बता रहा हूं कि पहले जो जिस प्रकार की जो गणराज्य या राजतंत्र की बात हुई, चाहे लुई वंश की बात हो या बुर्बो वंश की बात हो, या उसके बाद जो नेपोलियन युग की बात आती है, नेपोलियन जो है फ्रांस का एकीकरण में बहुत कुछ जो उन्होंने प्रयास किया, एक बहुत सारे युद्ध लड़े, यानी उसको विश्व विजेता के रूप में भी हम जान सकते हैं। और उसके बाद जो है डी गॉल के नेतृत्व में पहली बार जो है फ्रांस के अंदर जो है गणराज्य सरकार की स्थापना की गई। और ये गणराज्य वैसे प्रथम गणराज्य के रूप में, द्वितीय गणराज्य के रूप में, तृतीय गणराज्य के रूप में, उसके बाद चतुर्थ गणतंत्र के रूप में या चतुर्थ संविधान के रूप फ्रांस के संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद अभी जो वर्तमान जो जिस संविधान की बात कर रहा है वो है पंचम फ्रांस गणराज्य। अब जो ये नया संविधान बना है वो कौन सा है, पंचम गणराज्य का संविधान है। और किसके नेतृत्व में बना है, 4 अक्टूबर 1758 डी गॉल के नेतृत्व में। किसके रूप में, डी गॉल, जनरल डी गॉल के नेतृत्व में पहली बार जो है सरकार का गठन किया गया। और ये प्रथम पहली बार राष्ट्रपति भी बने। कब तक उनका शासन रहा, 1958 से लगाकर 1969 तक, ठीक है। तो ये इस प्रकार की बातें जो है सामान्य। वैसे अगर हम उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं तो फ्रांस का जो क्षेत्रफल है 5,44,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी यूरोप के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह है फ्रांस, ठीक है। और उसके बाद जो है उसकी जनसंख्या है 5,85,00,000 के आसपास है। वैसे आपको पता होगा कि फ्रांस की भूमिका जो है यूरोप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब EU यूरोपीय संघ का 27 देशों का एक संगठन बना, वो फ्रांस के आधार पर ही बनाया गया था, ठीक है। इसलिए जो है फ्रांस जो है महाद्वीपीय, इसको हम जैसे ये भी कह सकते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। और कई बार ये कहा जाता है कि जब फ्रांस को सर्दी लगती है तो पूरे यूरोप को जो है बुखार आ जाता है। जब फ्रांस को सर्दी लग जाती है तो जुकाम किसको हो रहा है, पूरे यूरोप को हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं पूरी जो स्थिति है जो है वो फ्रांस के अकॉर्डिंग मानी जाती है। जैसे कहते हैं कि भाई कई बार जो है हम चाइना की बात करते हैं कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि वह देश सो रहा है उसको सोने दो, अगर वो जाग गया तो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। यानी एक ऐसा रोगी देश धीरे धीरे इन्होंने किस प्रकार जो है मजबूती बनाई, कैसे वो शक्तिशाली बना, उसी प्रकार फ्रांस भी जो है कई बार प्रयास किया, कई बार उन्होंने जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। कई जो है राजतंत्र का उदय भी हुआ, कई गणतंत्र का भी जो है निर्माण हो गया, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें होती रही, क्योंकि फ्रांस जो है अपना एक दार्शनिकों की जन्मस्थली है। फ्रांस के अंतर्गत ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने फ्रांस के एकीकरण के लिए, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, जब जैसे रूसो की बात बता रहा हूँ, जीन रूसो है, दिद्रो है, सिसरो है, और
ऐसे और सॉरी जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, और मॉन्टेस्क्यू में तो यहाँ तक जो है शक्ति प्रतिबल का सिद्धांत, जैसे शक्ति प्रतिबल का सिद्धांत लागू होने से फ्रांस के अंदर, लेकिन वो बातें कहाँ तक लागू होगी, अमेरिका के अंदर। तो ये सारी बातें एक मैंने एक सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो है बताने का प्रयास किया कि जब तक आपको जो है हम इस किसी भी देश के संविधान की विशेषता किस आधार पर करेंगे, सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पर। तो ये मैंने जो है आपको जो है इस प्रकार का जो है इस कंटेंट को यानी फ्रांस के संविधान की विशेषता को लाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो है फ्रांस के संविधान की विशेषता का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट जो है वीडियो में जो है आपको कि फ्रांस के संविधान के अंदर ऐसे कौन से तत्व है जो अपना आप विशेषता में महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू।